नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी ने फाइनेंशियल टाइम को दिए गए इंटरव्यू में मोदी सरकार के जल्द गिरने का दावा किया है। उनका कहना है कि एनडीए के कई सांसद भी उनके संपर्क में है। पर क्या मोदी सरकार को गिराना या गिरना इतना आसान है? गठबंधन सरकार की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है कि विपक्ष हर समय इसी दावे में लगा रहता है कि बहुत जल्दी ये सरकार गिर जाएगी। वैसा ही कुछ आजकल कांग्रेस के बड़े नेता ये सब बात कर रहे हैं। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और अब राहुल गांधी ने यही बात कही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने विदेशी मीडिया से बात करते हुए दावा किया है कि छोटी सी गड़बड़ी से मोदी सरकार गिर सकती है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ये दावा भी करते हैं कि मोदी खेम में काफ़ी असंतोष है और कई लोग उनके संपर्क में है। दरअसल राहुल गांधी ने फाइनेंशियल टाइम्स के दक्षिण एशिया ब्यूरो चीफ जॉन रीड को दिए इंटरव्यू में ये सब बात कही है। हालांकि राहुल गांधी ने कोई नई बात नहीं कही है। करीब 5 दिन पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यही बात कही थी। तो क्या राहुल गांधी और खड़गे की बातें सही माना जा सकता है? हम राहुल गांधी और खड़गे की बातें का विश्लेषण 4 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका, क्या मीडिया गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में है? दोस्तों, राहुल गांधी इस इंटरव्यू में कहते हैं कि एनडीए के लोग हमारे संपर्क में है। दरअसल ये सही हो सकता है कि राहुल गांधी के संपर्क में कुछ लोग हैं। यह वैसे ही है जैसे कि कोई बीजेपी का नेता बोले कि इंडिया गठबंधन के कई दलों के सांसद हमारे संपर्क में है। दल बदल कानून के दौर में इतना आसान भी नहीं है दल बदल करवाना। हिमाचल में जल्दी हमने देखा है सारा तंत्र बीजेपी के हाथ में और हिमाचल की जनता का साथ होने के चलते नैतिक बल भी उनके पास है। फिर भी राज्य में सुक्खू सरकार बच गई। यही हाल दिल्ली में भी है। सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बेल नहीं मिल रही है। लोकसभा चुनाव में जनता ने भी बुरी तरह नकार दिया है, पर कोई उनकी कुर्सी पर हाथ नहीं डाल पा रहा है। कहना आसान होता है, पर बीजेपी के चाणक्य भी कुछ नहीं कर पा रही है। इसीलिए इतना आसान नहीं है एनडीए के सांसदों को तोड़ लेना। केंद्र में बहुमत का जादुई आंकड़ा 272 है। बीजेपी के पास 240 सांसद है। बीजेपी जबकि सहयोगी दलों के पास 53 सांसद है। इस तरह 293 हो रहे हैं। अगर 22 सांसद कम हो जाए तो ही बीजेपी सरकार गिर सकती है। बिना टीडीपी और जेडीयू के समर्थन वापस लिए ये संभव नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि अगर पार्टी टूटती है तो निस्संदेह फायदा बीजेपी को ही होगा, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष बीजेपी का होगा। और अगर समर्थन जेडीयू और टीडीपी समर्थन वापस लेते हैं तो फिर हॉर्स ट्रेडिंग का खेल होगा। इसमें भी बीजेपी भारी ही पड़ेगी। शायद यही सोचकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी चुपचाप एनडीए में बने हुए हैं। दूसरा नंबर बात करें तो बीजेपी क्यों चाहेगी मध्यवर्ती चुनाव? अगर इंडिया गठबंधन किसी तरह बहुमत का जादुई आंकड़ा पा भी लेते हैं तो क्या एनडीए सरकार सत्ता सौंप देगी? जाहिर है कि बिना तोड़फोड़ के ये संभव नहीं होगा। और अगर ऐसा होता है तो सरकार इसे बहाने लोकसभा भंग करके मध्यवर्ती चुनाव की सिफारिश करेगी। एक सवाल और उठता है, क्या भारतीय जनता पार्टी नीति एनडीए सरकार चाहेगी कि देश में मध्यवर्ती चुनाव हो? इस सवाल का जवाब इतिहास में ढूंढना होगा, क्योंकि गठबंधन सरकार आमतौर पर तभी गिरती है जब सत्ताधारी दल को लगता है कि लोहा अपने पक्ष में गर्म है। बीजेपी भी जनता के बीच तभी जाएगी जब ऐसी नौबत आ जाएगी कि जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं। या इसी तरह टीडीपी और जेडीयू भी तभी समर्थन वापसी का ऐलान करेंगे जब उनको वोट देने वाले की हित को मुद्दा बना सके। जैसे जेडीयू ये साबित करने के लिए जातिगत जनगणना का काम सरकार करने में मूड में नहीं है।
या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, या मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए CAA या UCC जैसे मुद्दे पर TDP और JDU दोनों एक हो जाएं। पर ये सब नौबत अभी फिलहाल 2 साल तक नहीं आने वाली है, क्योंकि कोई भी दल चुनाव लड़ने के मूड में नहीं होगा। तीसरे नंबर की बात करें तो बीजेपी क्यों चुनावी मोड में आ गई है? क्योंकि लोकसभा चुनाव का परिणाम आया अभी 3 हफ्ते पूरे नहीं हुए हैं, पर बीजेपी पूरी तरह चुनाव मोड में आ चुकी है। अभी कांग्रेस कई राज्यों में अपनी हार का विश्लेषण कर रही है। अभी अखिलेश यादव लंदन की यात्रा कर रहे हैं, पर बीजेपी ने चुनावी आयोजन शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी में किसानों को संबोधन क्या चुनाव को ध्यान में रखकर नहीं है? प्रधानमंत्री अपने स्पीच में किसानों को सपने पूरे करने के लिए रास्ते बता रहे हैं। दूसरे ही दिन बिहार में नालंदा के नवनिर्मित विश्वविद्यालय के उद्घाटन के बहाने जनता तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। मतलब साफ है कि बीजेपी कभी भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, जबकि कांग्रेस और अन्य पार्टियों के नवनिर्वाचित सांसद कभी नहीं चाहेंगी कि वो तुरंत जनता की अदालत में फिर से एक बार पहुंचे। पत्रकार विनोद शर्मा कहते हैं कि खुद कांग्रेस रायबरेली से राहुल गांधी को त्यागपत्र दिलाने के मूड में इसीलिए नहीं है क्योंकि यूपी की जनता कोई ठिकाना नहीं है। हो सकता है कि प्रियंका अगर रायबरेली में लड़ती है तो उन्हें जीत के लाले पड़ सकते हैं। दोस्तों, चौथा नंबर की बात करें तो कब तक चल सकती है एनडीए की वर्तमान की सरकार? इसमें कोई भी दो राय नहीं हो सकता कि केंद्र की एनडीए सरकार बैसाखियों पर टिकी हुई है। पर देश में पिछले 10 साल का इतिहास को छोड़ दें तो इससे पहले लगातार 15 साल बैसाखी सरकार भी सफलतापूर्वक चलती रही है। 1999 में बनी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो या 2004 और 2009 में बनी यूपीए सरकार हो, सभी सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया है। दरअसल अब गठबंधन का फॉर्मूला डेवलप हो चुका है। 1995 से 2000 वाला दौरे नहीं है सरकार बचाने के लिए। अपने महत्वपूर्ण बिल पास कराने के लिए तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह उनके जैसे व्यक्तित्व ने उनका साम दाम दंड भेद की पॉलिसी अपनाई थी। पहले केवल सीबीआई ही होती थी, उसके बाद ईडी ने भी अपना काम शुरू कर दिया। जब यूपीए सरकार गिरने के मोड़ में आती या कोई महत्वपूर्ण बिल को पास कराना होता तो मुलायम सिंह यादव परिवार पर आय से अधिक संपत्ति का सिंकजा कस दिया जाता था। इसलिए ये सोचना कि बैसाखी सरकार 5 साल पूरा नहीं कर पाएगी सिवाय मुगलत के और कुछ नहीं है।